नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर इतिहास का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल हमने यहाँ पर जीरो से स्टार्ट किया है। और ये एक न्यू सीरीज है जिसमें नए भी क्वेश्चन होंगे और बेहतर तरीके से आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए बताइएगा, इसका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक और सामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से। मतलब इसका ऑप्शन जो आपका आ रहा है डी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। क्या दिया है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। तो दोस्तों ये खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है, और सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन डी वाला यजुर्वेद। भाई देखिए डी नंबर जिसने सही किया था बिल्कुल सही है, यहाँ पर यजुर्वेद ही सही है। देखिए अष्टांग हृदय संहिता जो आपका है ये आपके यजुर्वेद से है, जो कि आपका आयुर्वेद से, आयुर्वेद है। इसका ऑप्शन जो आपका है डी नंबर आयुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब लोगों ने सही किया था, डी सही किया है, आयुर्वेद ही इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ी क्लास लेट हो गई थी, थोड़ा सा जल्दीबाजी में थे। चलिए थोड़ा आज बाहर से थोड़ा गए थे, काम था, तो इस वजह से लेट हो गए थे, तो थोड़ा जल्दीबाजी हो रही थी। चलिए आराम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है कि प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा, ईरानियों। इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिएगा। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित करना है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महाभाष्य है ना, क्या है, महाभाष्य। तो महाभाष्य आपकी पतंजलि से जुड़ा हुआ है ना। वाल्मीकाग्निमित्र जो आपका जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है कालिदास से जुड़ा है। मृच्छकटिकम किससे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों मृच्छकटिकम है किससे जुड़ा है, तो ये है आपके शूद्रक से है। और नीति शास्त्र जुड़ा है आपके कामदंतक से। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या ऑप्शन आपका बन रहा है, तो यहाँ पर रहा है, देखिए यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। 2 1 3 4, 2 1 3 4, देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, 16 महाजनपदों की जो जानकारी प्राप्त होती है वो आपके आगुंतर निकाय से प्राप्त होती है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है। तो मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जो सर्वाधिक जानकारी है दोस्तों, याद रखिए अभिलेखों के द्वारा। किसके द्वारा, अभिलेखों के द्वारा आपकी प्राप्त होती है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किसके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ है। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का जो प्रचार है वो किसके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था। 7 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ईरानियों के जब संपर्क आए, इस संपर्क के बाद यहाँ पर खरोष्ठी लिपि का प्रचार यहाँ पर हुआ। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में पूछा गया है ना। जो चीनी यात्री आए थे किसके समय आए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर मिलान करते हैं, फायान, जो फायान आया था दोस्तों वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की एक राजनीतिक स्थिति, है ना। यहाँ पर हुएन सांग की अगर बात कर लिया जाए तो हुएन सांग ये हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक स्थिति का लिखा है इसने। इत्सिंग जो इत्सिंग है, इत्सिंग ये वेशभूषा और खान पान से है। और चाओ जुकुआ ये आपके चोलकालीन इतिहास आपका है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 जो आपका दिया है वो बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 इसका आंसर है, बन जाएगा 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, ऋग वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे। 9 को ऑप्शन देना है, और 9 को ऑप्शन है आपका ऋग वैदिक पाणी जो है ये आपके व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। किसके, व्यापारिक वर्ग के थे। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे निम्नलिखित में से किसने पाटिलपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। किसने पाटिलपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। तो पोलिब्रोथा जो कहा था दोस्तों, 10 का ऑप्शन जो बनेगा ए हो जाएगा, मेगस्थनीज ने कहा था। किसने, तो आपके मेगस्थनीज ने, इसका ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है और कह रहा है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, 11 नंबर में ऑप्शन देना है।
आदि काव्य किसे कहते हैं? तो आदि काव्य कहा जाता है आपके रामायण को। किसे कहते हैं? रामायण, जिसको ऑप्शन आ रहा है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? चलिए, सत्यमेव जयते जो शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है? सभी लोग दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को। सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक प्रकार की सब्जेक्ट की क्लासें भी आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, तो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सत्यमेव जयते जो आपका है मुंडक उपनिषद, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद, इसका आंसर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित करना है। मतलब प्राचीन काल में जो भी आपकी जीवनी लिखी हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है? बुद्ध चरित्र। और दोस्तों बुद्ध चरित्र की बात करते हैं दोस्तों, अश्वघोष है ना, ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए हर्षचरित, हर्षचरित की बात करें तो हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक हो जाएगा। विक्रमांक देव चरित्र, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके विल्हड़, क्या हो जाएगा? विल्हड़ आपकी है, इसके लिए मतलब विक्राम चरित्र जो पुस्तक, इसके लेखक विल्हड़ हैं। और इसके बाद बचा है कौन? नवसाह शंकर चरित्र, इसके जो आपके लेखक वो आपके पद्म गुप्त हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका हो गया कौन सा? 2 हो गया था और इसका 4 हो गया, तो बनेगा 3 1 2 4। 2 चीजों से आंसर आपका मिल सकता था, बुद्ध से और हर्षचरित से, है ना। तो 3 1 2 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। और 14 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी, कि जो आपके पेरीप्लस हैं, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर इसमें प्रस्तुत किया गया है, इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है आपसे कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर, अशोक के। किसके? अशोक। इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? चलिए, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है। और 16 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर, देखिए ए और बी दोनों, अर्थात आपके अगुंतर निकाय में और आपके भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक की अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? चलिए, अशोक के जो अभिलेख थे इनको पढ़ा गया था किसके द्वारा? यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है 17 का सी नंबर है, जेम्स प्रिंसेस, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार बताना है। अष्टाध्यायी के रचनाकारी में से कौन हो जाएंगे? तो पाणिनि है, ऑप्शन देखिए डी नंबर यहाँ पर आ रहा है, काफी लोगों के आंसर आपका डी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कि सतसराई संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? सतसरास्त्रीय संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? अर्थात ये जो उपनाम है ये किस ग्रंथ का नाम है दोस्तों? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका है महाभारत दोस्तों। किसे कहते हैं? तो महाभारत को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित करना है। देखो यहाँ पर अभिलेख में क्या है, जो आपके अभिलेख है इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसका संबंध जो है वो किससे है? हाथी गुम्फा अभिलेख का जो संबंध है वो आपके खारवेल से है। किसका? खारवेल से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध आपके रुद्र दामन से है, यहाँ पर एक हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख का जो संबंध है ये किससे है? तो ये है आपके समुद्रगुप्त है, ठीक है। और यहाँ पर एहोल अभिलेख का संबंधित है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर जो बनेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, पहला ही इसका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 में। और यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर जो सुलभ सूत्र है ये जाने जाते हैं ज्यामिति से। किसे? ज्यामिति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीयूकी दोस्तों एक पुस्तक है दोस्तों, और ये जो आपकी है आपके ह्वेन-सांग से संबंधित है। इन्होंने अपने यात्रा के बारे में अपनी इस पुस्तक में सीयूकी में लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के हिसाब से सुमेलित करना है।
तो 1 2 अगर आपको आ गई तो सभी आ जाएंगे। ऑप्शन वाले अच्छे होते हैं कि अगर 2 आ रही हैं तो लगभग सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए प्रयास करते हैं यहाँ पर मिलान करने का। देखो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जो कि आपका देखिए 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर टालमी ने क्या किया था, टालमी ने क्या किया, टालमी ने किया था यहाँ पर जो जियोग्राफी है, क्या है, जियोग्राफी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर अज्ञात लेखक, क्या दिया है, अज्ञात लेखक। अज्ञात लेखक के हैं पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो अभी बताया था लाल सागर और अरब सागर के बीच जो व्यापार होता है उसके बारे में इसी में है। और यहाँ पर प्लेनी जो आपके दिए हैं नेचुरल हिस्टोरिका, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2 3, इसके बाद 4 कहाँ गया भाई, 2 3 कहाँ गया, ये 3 है, ये 3 है ना, 2 3 4 1 बन रहा है, 2 3 4 1, 2 3 2 3 4 1। देखिए ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है आपका बी नंबर। अगला है भारत का, कह रहा है कि भारत का सर्वा प्राचीन ग्रंथ इनमें से कौन सा है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ पूछा गया है, धर्म ग्रंथ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका वेद हैं, ये वेद हैं दोस्तों, सबसे पुराने में जो आने जाते हैं वो आपके वेदों को माना जाता है। इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो सामवेद, जिसका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है, सामवेद हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिएगा। ग्रंथ दिया है और आपके लेखक दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखो अर्थशास्त्र, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए फिर बताइएगा, अर्थशास्त्र जो आपके हैं दोस्तों, यहाँ पर चाणक्य हो जाएंगे, देखो 2 हो गया। यहाँ पर मुद्रा राक्षस विशाखदत्त हो जाएंगे, 1 हो गया। यहाँ पर कथा सरी सागर, ये सोमदेव हैं, इसका 4 हो जाएगा। और बृहत का था मंजरी के हैं आपके क्षेमेंद्र, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसका अपना नोट कर सकते हैं, 2 1 4 3 इसका आंसर बनेगा, 2 1 4 3। यहाँ पर आंसर जो आपका बन गया है वो आपका देखिए सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। राज्याभिषेक के जो नियम दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं, ये दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें दिए हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में। राजकोष के बारे में जो राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक के बारे में इसमें से नियम दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में किसमें प्राप्त होता है। चलिए हेलो, देखो दिया है अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में किसमें प्राप्त होता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो ये आपके उपयुक्त सभी अर्थात मास्की में भी, गुर्जरा का अभिलेख, नेतुर का अभिलेख, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी में है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, ये प्राप्त होता है कहाँ से। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख है दोस्तों, जिसमें से वैदिक देवताओं का वर्णन है, और ये प्राप्त होता है कहां से, तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों 29 को ऑप्शन बी आपके बोगजाकोई से। कहां से, बोगजाकोई से, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का जो विवरण है वो आपका मिलता है किसमें। तो महावीर के समय की जितने भी लोग थे उनके बारे में यहाँ पर पूछा है, तो ये आपके भगवती सूत्र में इनका विवरण मिलता है, भगवती सूत्र में, इसको ऑप्शन यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। शासक और अभिलेख से संबंधित दिया गया है। रुद्रदामन का जो अभिलेख है किससे संबंधित है, रुद्रदामन का जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है, रुद्रदामन का अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये जूनागढ़ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय आपके एहोल अभिलेख अभी हमने पढ़ाया था, देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो आपके हैं दोस्तों, ये आपकी किससे, तो आपकी भीतरी अभिलेख से, यहाँ पर 3 हो जाएगा। विजय सेन का जो है वो आपका देवपाड़ा अभिलेख से जुड़ा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्रम से आपका बनेगा, 2 आ रहे थे तो 2 पक्का आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 4 3 एक आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। मतलब बात हो रही है कब, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो ये संपत्ति थी दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, गाय को मानते थे। जितनी ज्यादा गाय होगी समझो संपत्ति उसके पास उतने ही है, यहाँ पर बी हो जाएगा। और ये लोग शादी विवाह में गाय वगैरह ही देते थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। और ये ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और उन्हें रॉयल इंजीनियर्स का
कर्नल नियुक्ति किया गया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो कि प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे समानता जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन आपके आ गए हैं। तो कह रहा है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो कि प्राक मानव है ना, जिसे होमोसेपियंस कहते हैं, तो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता था। तो दोस्तों ये जाना जाता था पी, ये आंसर आपका बनेगा दोस्तों बी नंबर है, पीथैकेंसोपस के रूप में जानते थे। नया क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इसका आंसर आपको लगाना है बी नंबर लगाना है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर अवस्थित है। जहां से दोस्तों अन्न यहाँ पर प्राप्त हुआ है उत्पादक जो कि मेहरगढ़, ये कहां पर है? मेहरगढ़ दोस्तों ये पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। पश्चिमी बलूचिस्तान जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंडर में है ना, तो ये कच्ची मैदानी क्षेत्र आपका है दोस्तों, ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं। तो ये पाए जाते हैं जोरवे संस्कृति से। अधिक जनसंख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान किस संस्कृति से, तो आपके जोरवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। देखो यहाँ पर आपसे 4 नंबर में कह रहा है भीम बेटका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर है कुपाल, क्या दिया है कुपागलू, कुपागलू आपके कर्नाटक में है। अजंता एलोरा जो आपके है महाराष्ट्र में है। और मोरहना पहाड़ जो आपका है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। अच्छा कई दिन से नहीं, डेली पढ़िए तो भूलेंगे नहीं, है ना, डेली रिवीजन करिए इनका तो भूलेंगे नहीं। तो आंसर इसका देखिए 1 2 3 4 जो आपका बन रहा था यही इसका आंसर आपका है दोस्तों। ठीक है ना, ये नंबर आपका नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। मतलब मानव के साथ क्या, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल जो दफनाए जाते थे ये कहां पर ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आपके बुर्ज होम से दोस्तों। कहां से? बुर्ज होम। देखिए ऑप्शन देखिए बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था दोस्तों? नवदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया, यहां पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। हमने आपको बताया था महाराष्ट्र मतलब ये ताम्रपाषाण काल में दोस्तों मृतकों को घर में क्या करते थे, फर्श में लिटाते थे, नीचे मतलब दफनाते थे। लेकिन इनका जो सर और पैर ये स्थिति कैसी थी, तो मृतकों को किस प्रकार से दफनाते थे दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा गया है। चलिए 7 का ऑप्शन बनेगा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज की गई है। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज की गई है, तो ये आपके पल्लवरम। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। दोस्तों हमने बताया नए क्वेश्चन भी हमारी सीरीज में है, तो नए क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। पुराने तो आपने रटा है, पुराने पढ़े हैं, जो भूल रहे थे वो भी याद होंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको जानकारी मिलेगी। देखो किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, 9 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है ताम्रपाषाण युग को ही चार। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है। गैरिक मृदभांड पात्र अर्थात ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था हस्तिनापुर के उत्खनन से। यहां पर जो आंसर है 10 नंबर में वो आपका हो जाएगा कि हस्तिनापुर उत्खनन से जो गैरिक मृदभांड पाए गए हैं वहीं से इनका नामकरण किया गया था। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इनकी खोज पहली बार 1949 में की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उस स्थल का नाम बताएं जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा स्थल है, तो ये है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पर है, आपके बलूचिस्तान में दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। मेहरगढ़ में, बुर्ज होम तो आपके शायद मतलब जम्मू कश्मीर में है, ये मेहरगढ़ आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुरापाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। पुरापाषाण काल के जो मानव थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पुरापाषाण दिया है ना, तो ये शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से आमरी संस्कृत का उद्भव कहाँ हुआ था। निम्नलिखित में से आमरी संस्कृत का उद्भव कहां से हुआ था, तो ये उद्भव हुआ था आपके सिंध प्रांत से। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, सिंध से हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। चलिए जवाब दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों, यहाँ पर आंसर है राइट क्या बनेगा 14 नंबर में।
तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन के समय। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है, याद रखिए लॉर्ड कर्जन के समय। यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक पूर्व जो मानव था दोस्तों, ये जाना जाता था क्रो मैग्नान मानव, है ना। क्या बोलते थे इसे? क्रो मैग्नन मानव बोलते थे। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों 16 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो 16 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए है, जो कि आपकी एमपी में है। और आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों को शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध आपका स्थान है, एमपी में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर हर एक समय के, हर काल के यहाँ पर चित्र आपके बने हैं। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भैया कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राप्त हुए हैं, ये हुए आपके मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ इसका आंसर है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, मेहरगढ़ से हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो निर्मित है वो आपके किससे हैं दोस्तों। मतलब भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार हैं वो किससे बने थे। तो ये बने थे आपके क्वार्टज, अर्थात जो आपके पत्थर वगैरह थे। तो इसका ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा, क्वार्टज जो आपके पत्थर थे। अगला आपसे दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां कहां जो समाधियां संबंधित हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। तो ये संबंधित है आपके लौह काल से हैं। किसे? लौह काल। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। जब लोहे की खोज हुई थी, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपका है भीमबेटका है। कौन है? भीमबेटका। इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर 21 का ऑप्शन यहाँ पर आहार दोस्तों, ये आंसर है आपका आहार। ये आपका है अक्सर मानव जो छोटे कबीले में रहते थे। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। और इन मानव का जो वातावरण था बहुत ही भिन्न था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है बागौर, अर्थात जो आपके राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के बागौर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है। इंडियन एपिग्राफी के लेखक पूछा गया है। 23 का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा आपके डी सी सरकार। क्या हो जाएगा? डी सी सरकार इसका आंसर है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। जो मृग थे, हिरण थे, उनके सींग के छल्लों की माला के प्रमाण जो मिले हैं, ये मध्यकालीन पुष्पपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं आपके महदाहा से। कहां से? महदाहा। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस एक नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके संगन कल्लू से। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राख का टीला संगन कल्लू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है दोस्तों। तो फलक संस्कृति के जो कहा जाता है वो मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। भारत के विभिन्न भागों में जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण थे वहां से मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, मतलब उपकरण के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। कोपेनहेगन जो संग्रहालय, इसकी सामग्री में पाए गए हैं पाषाण काल के कांस्य और लौह युग का जो पाए गए, इनका विभाजन किया गया था दोस्तों। 27 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, थॉमसन ने किया था दोस्तों। थॉमसन, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? 28 को ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों एमपी में रायसेन पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, एमपी में रायसेन जिला आपका पड़ता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न करता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों में या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है दोस्तों? यहाँ पर 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये संस्कृति से संबंधित है, अर्थात जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किससे संलग्न है? तो आपके संस्कृति कल्चर जो आपका है, इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान से, कमेंट आप लोगों के नहीं आ रहे हैं भाई, कमेंट करिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गर्त निवास मतलब होता है भूमि के अंदर, जब भूमि के अंदर रहा करते थे दोस्तों, है ना, भूमि के अंदर लोग निवास करते थे, तो इसका जो साक्ष्य मिलता है ये मिल रहा है आपके गुफर काल, कहां से? तो गुफक राल से मिला है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका राइट आंसर है, 30 नंबर में आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है उस स्थल का नाम बताएं जहां स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मतलब जो व्यक्ति थे वो स्थायी रहने लगे थे, है ना, स्थायी रहने लगे थे, तो इनका जीवन ऐसा प्रमाण कहां से मिलता है? तो ये आपको मिलता है दोस्तों मेहरगढ़ से। यहां से व्यक्तियों के जीवन जो आपका था स्थायी जीवन हो गया था, कृषि करने थे, पशु पालने लगे थे, ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? दोस्तों 32 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपके वी.एस. वाकर्णकर ने। इन्होंने पहली बार इस गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था, तो आपके वी.एस. वाकर्णकर, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नए क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, पढ़ते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया गया है, प्रथम मानव जीवाश्म मानव की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म मानव की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? दोस्तों याद रखिए नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। कहां से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। और मानव खोपड़ी का जो 5 से 6 लाख पुराना जीवाश्म यहीं से देखने को मिला है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि आपकी सिंधु सभ्यता से आ गए हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता आप लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं, है ना। देखो दिया गया सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? चलिए, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आपके आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके दयाराम साहनी से है, लोथल की खोज एस.आर. राव ने किया है, सुरकोटदा की खोज जे.पी. कोसी ने किया, जोशी ने दिया है, लेकिन दिया है धौलावीरा की खोज किसने की? चलिए बताइए, कमेंट करिएगा कि धौलावीरा की जो खोज किया वो किसने किया था? दोस्तों 1968 में एक पुरातात्विक थे जगतपति जोशी, है ना। कौन थे? तो आपके जोशी, अर्थात ये जो आपके दिए गए हैं ना, ये भी इसी के किए थे। इसका मतलब आपका जो थापर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें जगतपति जो आपके जोशी हैं, इसकी खोज जोशी ने ही किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इस क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे लोग क्या होते हैं, घूम जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या बताओ, क्या करें क्या ना करें। बताइए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, बड़ा भवन था, या 2 मंजिला भवन हो जाएगा? क्या बनेगा भाई? यहाँ पर देखिए 3 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। दोस्तों हमने बताया था कि नहाने के लिए अगर 1 ड्रम पानी है तो उसमें क्या होगा, उसमें सब लोग उसमें डुबकी लगा लेंगे। लेकिन अगर धान की बात करें, ये कह सकते हैं कि अन्न को रखना है, गेहूं गल्ले को रखना है, तो उसके लिए बड़ा सा भंडार होना जरूरी है। तो याद रखिए यहाँ पर आपको अन्नागार बताना है दोस्तों, इसको ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों 4 नंबर में। तो 4 का जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? सी नंबर, लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, तो रंगपुर आपके पड़ता है दोस्तों गुजरात में पड़ता है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर स्थल दिया और यहाँ पर पुरातात्विक खोज दिया है। तो चलिए फिर बताइएगा कि कहाँ से किस चीज की खोज हुई थी 6 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो लोथल से क्या मिला है, बताइए लोथल से जो मिला है, लोथल से क्या मिला है? चलिए लोथल से जो मिला है, लोथल से क्या चीज की प्राप्ति हुई है? लोथल से, तो लोथल से प्राप्त, लोथल जो आपका है दोस्तों, ये आपकी खोज है गोदीवाड़ा, ठीक है। कालीबंगा की अगर बात किया जाए, कालीबंगा की, तो दोस्तों ये आपके जुता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है ये हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के जो 10 चिन्हों की आधारशिला है, इसका आपका 4 हो जाएगा। बनावाली से प्राप्त हुआ है पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति। मतलब यहाँ पर जो आपका बनेगा 2 1 4 3, इसका आंसर बनेगा 2 1 4 3, आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है?
दोस्तों 7 नंबर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों हड़प्पा जो आपका है वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों आपके पशुपति की करते थे। ऑप्शन देखिए ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके कहां से मिले हैं? चांदी के साक्ष्य कहां से हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए आपके हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए। इसका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से अपरिचित थे? दोस्तों यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन जो आपका डी नंबर लोहा से अपरिचित थे, है ना, लोहा से अपरिचित थे। अगला है लोथल नामक स्थान निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पत्तनगर अर्थात बंदरगाह था? दोस्तों तो ये जो लोथल है ना, ये किसका बंदरगाह था? तो ये था आपका दोस्तों सिंधु घाटी का एक बंदरगाह हुआ करता था, आपके सिंधु घाटी का। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो ये लोग कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपके राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा में पड़ता है और उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यही है आपका। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो दोस्तों ये मूर्ति थी नृत्य करती हुई मूर्ति। इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? दोस्तों मतलब जल व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी दोस्तों यहाँ पर। ये आपके धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपको देना है, कमेंट करके बताना है। देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, है ना, मृतकों का टीला, जिसे हम लोग द डेड ऑफ माउंटेन भी कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन जिसका भी आ रहा है इसी नंबर राइट हो जाएगा। जय हिंद जय हिंद। अगला आपसे दिया गया है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जय हिंद जय भारत। चलिए सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 17 नंबर की अगर बात किया जाए तो 17 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपके मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखना है कि क्या आपका सही दिया गया है। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे आपका था? तो हड़प्पा था आपकी रावी नदी किनारे, इसका देखिए आपका 2 हो जाएगा। हस्तिनापुर की बात करें तो ये आपकी गंगा नदी किनारे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा की अगर बात करें तो ये आपकी कृष्णा नदी हो जाएगा। और वहीं पर पैठन जो आपका है ये किस नदी किनारे? तो आपकी गोदावरी नदी किनारे, इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कोई यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्या? 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताइएगा किस पर विश्वास करते थे? तो यहाँ पर देखिएगा आत्मा ब्रह्मा तो होगा नहीं, यहाँ पर मात्र शक्ति में करते थे। इसका देखिए ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, मात्र शक्ति में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये आपके कहां पर है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये रंगपुर आपके दोस्तों कहां पड़ता है? तो ये हड़प्पा समकालीन ये आपके सौराष्ट्र, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। तो ये दधेरी कहां पड़ता है? दधेरी ये आपके पंजाब का है दोस्तों, याद रखिए ये पंजाब का, इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। देखिए ऑप्शन में कूट भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर कूट को भी देखना है। कह रहे अपने नगर नियोजन के लिए, जो कि सही पॉइंट आपका है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, मतलब ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, तो आपका ये भी सही है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर उद्योग का मतलब कारखाने नहीं है कि, हाँ मतलब कारखाने वैसे समय व्यापार जो ऐसा होता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों देख सकते हैं कि आपका कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटिलपुत्र का संबंध आपके सिंधु घाटी से दोस्तों नहीं है ना। देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व, अर्थात जो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पहले की सभ्यता है, तो इसका कारक क्या है, कैसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा मृद भांड जो यहाँ पर पाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मतलब इसकी खुदाई जो शुरुआत किया था दोस्तों यहाँ पर देखते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, ये सर जॉन मार्शल थे। कौन? सर जॉन मार्शल थे। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि सुरतगुई किस देश में है? मतलब सिंधु घाटी जो है ये आपके है कहां पर? ये सुरतगुई फारसी भाषा से आपका है दोस्तों, और ये उत्तरी अफगानिस्तान के कह सकते हैं।
तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो डी हो जाएगा, ये आपके अफगानिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हड़प्पा स्थल है इसकी स्थिति पूछ लेता है। तो जैसे मांडा, ये मांडा जो आपका इसका विस्तार कहाँ तक मिलता है दोस्तों, मांडा ये आपका है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। दैमाबाद की अगर बात करता है तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर दक्षिण भारत का अंतिम छोर आपका माना जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। कालीबंगा की बात करें तो आपके राजस्थान में है ना, वहीं पर राखीगढ़ी कहाँ पर है आपके हरियाणा में, तो इसका 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, देखिए ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके धौलावीरा से। कहाँ से मिलते हैं, तो आपके धौलावीरा से मिलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि धौलावीरा तो है और भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम, तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा, बस्ती थी, है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या सूतकांगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों में से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा स्थल एक है सनौली, और इसके उत्खनन से क्या प्राप्त हुए थे, तो यहाँ से प्राप्त हुए थे मानव शवावधान, अर्थात मानव को दफनाए वाली चीजें मिले हैं। 3 नर कंकाल मिले हैं जिनमें लंबाई 5-5 फुट लगभग आपकी है, काफी है, और इसके अलावा 20 मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो आपके कौन है। चलिए भाई, ये 2 भारतीय हैं जिनका नाम जुड़ा है इनसे, तो इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था। चलिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम जो किया गया, ये कब किया गया था, तो दोस्तों आपके भारत में ही किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, भारत में ही सर्वप्रथम ये आपकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल इनमें से कौन है 33 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर धौलावीरा है। क्या है, धौलावीरा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि राखीगढ़ी जो हरियाणा में है वो उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है ना, लेकिन ऑप्शन के अनुसार फिर आप क्या लगाएंगे, धौलावीरा लगाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है। जो आपका कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से वृषण मुद्रा जो प्राप्त हुई है ये कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर 34 का बनेगा, आपके आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 नंबर जवाब देना है। चलिए, हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका 34 का है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपके कहां से, तो आपके वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है आपके हड़प्पा से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, बैल मिलेगा, हाथी मिलेगा, भेड़ मिलेगा, लेकिन घोड़ा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृड पत्रिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो आप कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भाई, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। यहाँ पर कंप्लीट आपके यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे आपका हर एक टॉपिक कराया जा रहा है, तो सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, अपना सपोर्ट जरूर करते रहिए, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखो दिया गया है यहाँ पर, देखो आंसर आपका हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी। दोस्तों 37 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये सुमेरिया सभ्यता है, ठीक है। माना जाता है कि सुमेर अर्थात जो दक्षिण मेसोपोटामिया है वो एक प्राचीन सभ्यता थी, है ना। इसका आविष्कार बहुत पहले हुआ था दोस्तों, इसका आंसर है यहाँ पर सुमेरिया कहेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा गुजरात में, है ना। गुजरात में दोस्तों सबसे ज्यादा हुई है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है। चावल के साथ और युगल समाधि मतलब जब भी समाधि होती है मतलब किसी की लगाते थे तो डबल जोड़े रहते थे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर आपका आ रहा है दोस्तों गोदीवाड़ा, मतलब 39 का ऑप्शन जो बनेगा उसी हो जाएगा लोथल हो जाएगा दोस्तों। लोथल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, है ना। तो गोदीवाड़ा के साथ प्राप्त हुए दोस्तों, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में से निरूपण नहीं हुआ था। मतलब वहाँ हड़प्पा संस्कृति में जितने भी मोहरें पाई गई हैं, टेराकोटा मतलब होता है जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं उनको पकाया जाता है ना, उनको टेराकोटा कहते हैं। तो उनमें से ऐसा कौन सा चिन्ह इनमें से नहीं मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका हाथी है, गैंडा है, बाघ है, लेकिन गाय का साक्ष्य दोस्तों यहाँ पर नहीं मिला है, अर्थात इसमें से गाय का चित्र नहीं मिलता है। यहाँ पर हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा ये आपको मिलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि राय से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में विभक्त इनमें से कौन था। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा। 41 का ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, क्या हो जाएगा धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन से जानवर का चित्रांकन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, ब्याघ है, हिरण है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका ए वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। गैंडा, भैंसा, हाथी, ब्याघ और हिरण इसका आंसर है राइट हो जाएगा, क्योंकि ऊंट वाला होगा नहीं, है ना। ऊंट वाला यहाँ पर होगा नहीं, अश्व वाला यहाँ पर होगा नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, जो कि हम लोग वैदिक सभ्यता में पहुंच चुके हैं, है ना। वैदिक सभ्यता या वैदिक जो काल है वहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वेद दिया है और वेद का वर्णन दिया है कि इस वेद का वर्णन किसमें मिलता है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अथर्ववेद, और अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये संबंधित है औषधियों से संबंधित है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऋग्वेद की अगर बात करता है तो ऋग्वेद का संबंध किससे मानेंगे, तो आपके ये है आपके ईश्वर महिमा, मतलब ईश्वर की महिमा का वर्णन हुआ है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में क्या हुआ है, बलिदान विधि दी गई है ना, बलिदान विधि दी गई है। सामवेद में क्या हुआ है, संगीत हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर संगीत हो जाएगा, मतलब आपका देखा जाए तो 3 फिर इसके बाद 1 है ना, फिर 2 फिर 4, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4। देखिए ऑप्शन कोई है 3 1 2, हाँ मिल गया। देखो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या जो है वो आपकी दोस्तों 18 है, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यज्ञ संबंधी जो आपके हैं इसकी जानकारी किससे मिलती है, ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या यजुर्वेद से। तो आपका जवाब हो जाएगा यजुर्वेद से। किससे, यजुर्वेद से मिलता है यज्ञ संबंधी, यजुर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। दोस्तों 4 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका दोस्तों नचिकेता और यम का जो संवाद है ये मिलता है कठोपनिषद में। किसमें, कठोपनिषद में, एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है और इसी में इनके संवाद का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देना है। तो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना गया है। वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अधन्या कहते थे गाय को, है ना। गाय इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। सबसे पवित्र पशु माना जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे अधन्या मतलब ये होता है ना मारे जाने योग्य। अधन्या मतलब शब्द होता है ना मारे जाने योग्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द आपका आया है, कहाँ से आया है, मनुस्मृति से तो आया नहीं है, या आया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। और मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडन के श्लोक 6 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद, परवर्ती संहिता, ब्राह्मण या उपनिषद। 8 का आंसर बनेगा डी नंबर, आपके उपनिषद में मिलता है। किसमें चर्चा मिलती है, तो आपके उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो आपकी थी वो किस पर आधारित थी। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा व्यवसाय पर व्यवस्थित है ना, जो जैसा कर्म करता था, है ना। मतलब वर्ण व्यवस्था एक कर्म कहेंगे, कर्म मतलब व्यवसाय, जैसा कर्म था वैसे उनकी व्यवस्था को रखा गया था, वैसे उनके यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वेद शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है।
वेद मतलब होता क्या है? वेद मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर ज्ञान, है ना। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे वैदिक कर्मकांड में होता है संबंध, मतलब वैदिक कर्मकांड का संबंध किससे है? वैदिक कर्मकांड जो संबंधित है दोस्तों, वैदिक दिया गया है वैदिक कर्मकांड, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऋग्वेद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध होता है, होत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध। दोस्तों ये होता जो शब्द आपका है ना, यहाँ पर होत्र हो जाएगा। होता कहते हैं या इसी को होत्र कहते हैं दोस्तों, होता या कह सकते हैं इसे होत्र कहा जाता है। इस पर फोकस किया गया है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है कि वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है या होत्र का संबंध किससे है, तो होत्र शब्द जो आपका है वो आपके ऋग्वेद से जुड़ा है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर मनुष्य का जीवन किस प्रकार से आता है? सबसे पहले यहाँ पर होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना। 25 वर्ष तक सिर्फ पढ़ाई होता है, सिर्फ पढ़ाई। इसके बाद गृहस्थ होता है, 25 से 50 वर्ष होता है गृहस्थ, मतलब शादीशुदा जिंदगी में, है ना, अपने वंश को बढ़ाना। इसके बाद क्या होते थे ये लोग? वन को निकल जाते थे, वनप्रस्थ, जो कि 50 से 75 होता था। खूब आराम से करते थे, आराम से खूब भक्ति करते थे वन में। इसके बाद संन्यास धारण हो गया, 75 से 100 वर्ष तक होता था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? दोस्तों वैदिक युग में जो राजा थे अपनी जनता से कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, उसे बलि कहते थे। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए हो जाएगा, बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सा कथन सही दिया गया है? कोर्ट में आपका उत्तर आपको देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आंसर बनेगा क्या हो सकता है, जो वैदिक देवता इंद्र थे ये झंझावत के देवता भी कहते हैं दोस्तों, झंझावत का देवता, और पापियों को दंड देते थे, तो पापियों को दंड देने का इनका कार्य नहीं था। वर्षा का देवता था दोस्तों यहाँ पर आपका, देखिए 1 और 3, नैतिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, तो 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ऐसे याद रखिए, झंझावत मतलब ऐसे समझ लीजिएगा जब बारिश होती है ना तो लगातार बरसता रहता है, जब बारिश तो बोलते हैं झर, मतलब पानी झर रहा है ना। तो यहाँ पर झंझावत और वर्षा का देवता है आपके इंद्र, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? 3 वेदों को दोस्तों, ये 3 वेद है जिनको संयुक्त रूप से क्या किया गया है? वेद त्रयी कहा गया है। और ये वेद त्रयी में आपके आएंगे कौन से? क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर, कहीं है ऑप्शन सी है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है जिसको वेद त्रयी कहा जाता है, तीनों को संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन यहाँ पर बताना है दोस्तों, वैदिक आर्य की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दोस्तों यहाँ पर याद रखिए दूध और उसके उत्पाद, क्या हो जाएगा? दूध और उसके उत्पाद, दूध से बने हुए उत्पाद जैसे दूध, घी, दही, है ना, इनका महत्व ज्यादा देते थे ये लोग, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है और सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य कहा जाता है दोस्तों, आर्य किसे कहा जाता है? तो आर्य कहा जाता है कि एक उत्तम व्यक्ति, है ना, या कह सकते हैं महाकुल या कुलीन या सभ्य या सज्जन, है ना, इन सबको कह सकते हैं जो कि एक उत्तम व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में, वैदिक काल में जो नदियां थी दोस्तों वर्तमान में उस नदी का नाम क्या है? तो कुंभा की अगर बात किया जाए, कुंभा की, है ना, कुंभा की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुंभा किसे कहते थे? तो ये कुंभा आपके काबुल, है ना, और आधुनिक में दोस्तों आपके वैदिक नदी कुंभा नदी थी, आधुनिक में से काबुल कहते हैं। परुश्री नदी की अगर बात करें तो परुश्री नदी की बात करें तो यह रावी नदी हो जाएगा। यहाँ पर सदा नीर दोस्तों कहा जाता था गंडक को, है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और सतुद्रिक कहा जाता था सतलज को दोस्तों, सतलज को। देखिए कोई ऑप्शन मिला है? 2 3 1 4, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अश्वेता और ऋग्वेद, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अश्वेता का जो संबंध है किस क्षेत्र से है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईरान से है। कहां से है? आपके ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम दोस्तों मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है ऑप्शन ए आपके ऋग्वेद में दोस्तों, किसमें? ऋग्वेद में यहाँ पर मिलता है। और वर्ण शब्द जो है ये ब्राह्मण के द्वारा रचित किया गया एक वर्ण व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? दोस्तों यहाँ पर बताना है अस्कनी किसे कहते थे, अस्कनी। यहाँ पर अस्कनी की अगर बात करें दोस्तों
तो यहाँ पर आंसर 22 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, ये आपकी चिनाव नदी है दोस्तों। ठीक है, चिनाव इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वेद दिए हैं और आपके ब्राह्मण किस वेद के, है ना, जो कोई भी वेद था उस वेद के ब्राह्मण को क्या कहते थे। देखिए 23 नंबर में मिलान करना है और 23 वाले में ऑप्शन क्या हो सकता है। तो चलिए देखो, यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होते थे उन्हें कहते थे ऐतरेय, क्या कहते थे, ऐतरेय कहते थे। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सामवेद को कहते थे पंचविश, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अथर्ववेद के ब्राह्मण को कहते थे क्या, यहाँ पर गोपद कहते थे, 1 हो जाएगा। यजुर्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते थे, सतपथ कहते थे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए आपका 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है आपके किस में है दोस्तों। तो आपने पढ़ा होगा कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण, इन सब चीजों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था दोस्तों। 25 को ऑप्शन बनेगा बृहस्पति को दोस्तों, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। यहाँ पर नोट करिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निष्क, निष्क होता है तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, निष्क। तो निष्क दोस्तों ये गले का आभूषण होता था, गले में पहना जाता था। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर है, ये गले का आभूषण होता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। जो ईरान लोग थे ये भारत में आए, ऐसा कौन से अभिलेख में यहाँ पर दिया है। यहाँ पर 27 नंबर के ऑप्शन में तो आपका है बोग जकोई, है ना, ये है बोग जकोई अभिलेख है, जिसमें से प्राप्त होता है, पता चलता है कि जो लोग ईरान से आए थे, है ना, ईरान से भारत में आर्यों की सूचना मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। विदेध माधव से संबंधित ऋषि पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा गौतम, ऋषि गौतम रहुगढ़, ये आपके संबंधित है। यहाँ पर आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। कुछ नए भी क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। दोस्तों यहाँ पर इस समय की अगर बात करें दोस्तों तो महाभारत को किस रूप में जानी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा इसे जय संहिता, है ना, भारत और महाभारत याद रखिए। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, जय संहिता इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इस महाकाव्य को जय संहिता कहते हैं, भारत और महाभारत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन भी आपके ऋग्वेद में हुआ था, है ना, गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए भाई, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 31 का ऑप्शन हो जाए आपके परुशड़ी नदी, है ना, जिसे रावी कहते थे। तो परुशड़ी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था और इसमें भरत जन के राजा थे सुदास, है ना, सुदास। तो सुदास ने 10 राजाओं को संग से हरा दिया था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है। माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा सरस्वती को कहा गया है। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिए, सभा और समिति, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर 33 को ऑप्शन जो बनेगा वो आपका अथर्ववेद हो जाएगा कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि अथर्ववेद ने सभा और समिति को 2 बेटियां कहा था। सभा और समिति ये क्या था, ये 2 बेटियां के रूप में था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। भाई आयुर्वेद को क्या कहेंगे, जीवन का विज्ञान। तो दोस्तों इसका जो उल्लेख मिलता है वो ऑप्शन डी आपके अथर्ववेद में ही मिलता है ना। अभी हमने बताया आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, और प्रजापति से फिर क्या हुआ, अश्विनी कुमारों में आया, और उसने इंद्र ने, और इंद्र से भरद्वाज को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली दोस्तों 35 को ऑप्शन डी हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। मतलब जो राजतंत्र चलता था वंश परंपरागत, एक मतलब जैसे कोई राजा हुआ उसका पुत्र आएगा फिर वो राजा बनेगा, इस प्रक्रम में चल रहा था दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं।
तो ऋग्वेद जो आपके सर्वाधिक संख्या में मंत्र मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं आपके अग्नि में, मतलब अग्नि से मिलते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है वो आपके अग्नि से सबसे ज्यादा है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इनमें से कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इंद्र, इसका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? अर्थात इस समय के कहा जाता है दोस्तों, इस समय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर 38 में वो आपका ये हो जाएगा ब्राह्मण युग। क्या ब्राह्मण युग कहा जाता है? इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ये नंबर ब्राह्मण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? चलिए कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से। देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो 39 को आपसे बनेगा डी नंबर ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि। और दोस्तों ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी ये सब इन्हीं से आई है, तो ब्राह्मी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो मिला है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? तो 40 का ऑप्शन सी आपके ऋग्वेद में। किस में मिला है? तो आपके ऋग्वेद में मिला है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? चलिए भाई यहां पर देख सकते हैं जो वैदिक नदी थी कौन सी? कुंभा। अभी हमने बताया था कि जो कुंभा नदी है इसका वर्तमान में लोकेशन यहाँ पर क्या होना चाहिए? चलिए 41 नंबर में बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, अफगानिस्तान इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में देखा जैसे पंजाब क्षेत्र, पंजाब से भी जुड़ा कुंभा नदी सीमा पर काबुल में है ना, मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है वो अफगानिस्तान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है जो कि आपके गौतम बुद्ध से यहाँ पर क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। कह रहा आपसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? चलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, है ना, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग तैयारी कर सके। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म और निर्माण है, ज्ञान की प्राप्ति है, किस दिन हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन इनका महानिर्वाण हुआ। समझ सकते हैं कि कितना मतलब जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनकी अंत भी दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम के समय क्या होता है, कंफ्यूज कर देता है अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो दोस्तों याद रखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। इक्ष्वाक वंश के 36 शाक के कुल राजा थे शुद्धोधन, उनके घर में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शाक की इसका आंसर है, राइट हो जाएगा शाक की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। दोस्तों कौन था? जमाली इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। अष्टांगिक मार्ग जो आपका है दोस्तों किसमें दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन सुध की विषय वस्तु है। अर्थात धर्मचक्र परिवर्तन जो आपका है ना, जिसमें से उपदेश दिया था, तो उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि, इनके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिपिटक क्या है? दोस्तों त्रिपिटक क्या है? एक बौद्ध साहित्य है ना, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय जैसे महायान है या थेरवाद है, ब्रजयान भी है, आदि आपकी जितनी भी आपकी बौद्ध से संबंधित संप्रदाय हैं वो आपकी इन्हीं से मिलता है। तो ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अलार कलाम थे दोस्तों बुद्ध के गुरु थे, है ना, क्या थे? बुद्ध के गुरु थे। शिष्य मत बताइएगा, ये बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? आज जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? मतलब दोस्तों इनका मूल पॉइंट था अहिंसा, है ना। ये जो जैन धर्म है इसका जो आधार था, आधारभूत, वो नैतिक था दोस्तों, मतलब यहाँ पर अहिंसा था। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्राह्मण और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका 8 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा गौतम बुद्ध को। दोस्तों किसे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो किया वो किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए महाकश्यप, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में लगभग 400 ईस्वी पूर्व के राजगृह में आयोजित की गई थी और बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई थी, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? ताकि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं ये इनकी शुद्धता को बनाए रखा जाए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यता का प्रतिपादन दोस्तों यहाँ पर जस्ट का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर नागार्जुन थे दोस्तों, याद रखिएगा। शून्य का आविष्कार नागार्जुन को माना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा ये अंतिम बौद्ध था कौन? सुभद्र, है ना, सुभद्र था दोस्तों। और यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, इसका साक्ष्य किससे मिलता है? तो ये मिलता है रुम्मिन देही स्तंभ अभिलेख से। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन देना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो किस कुल में हुआ था? अभी बौद्ध के बारे में देखा था, अब यहाँ पर देख सकते हैं महावीर स्वामी की बात कर रहा है। तो महावीर स्वामी का कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं ए नंबर। अच्छा, अगर 13 का ए नंबर कर देंगे तो ये बताइएगा शाक्य कुल में तो आपके बुद्ध हुए थे शाक्य में, तो भाई शाक्य तो हो ही नहीं सकता है ना, शाक्य तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ज्ञात्रक दोस्तों। क्या बनेगा? याद रखिएगा, क्वेश्चन में याद रखिएगा ज्ञात्रक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, है ना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अब दोस्तों यहाँ पर कुशीनगर नहीं दिया है तो अब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा राज्य था उस समय चलता था मल्ल राज, ठीक है ना, मल्ल राज। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का कुशीनगर आपका कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ मिलेगी? ये गुफा दोस्तों है राजगृह में। कहाँ पर है? राजगृह अर्थात राजगीर में है दोस्तों, और एक पहाड़ी में स्थित ये गुफा है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। मतलब पहले बौद्ध में क्या था कि महिलाओं को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन बाद में महिलाओं को भी शामिल किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो आपकी कौन से बौद्ध संघ में? तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? तो 16 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका वैशाली में दोस्तों, वैशाली में यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसमें से पूछे संघ में भर्ती होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप कहेंगे प्रजापति गौतमी थी दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ, बुद्ध के जीवन से जुड़े घटनाएं हैं उनका उल्लेख करना है दोस्तों, घटनाएं और स्थान दिया गया है। तो चलिए फिर यहाँ पर बताइएगा कि जन्म अगर पूछे जन्म, तो आप जन्म कहाँ बताएंगे? भाई जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये हुई थी आपकी बोध गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 हो गया, 1 हो गया। और निधन हो गया था कुशीनगर अर्थात कुशीनारा में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा 3, 2, 1, 4। देखिए यहाँ पर आंसर मिल रहा है 3, 2, 1, 4 ऑप्शन देखिए बी नंबर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए WC है अर्थात होमवर्क दिया गया है, तो इसका आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था और बहुत लोगों ने जवाब बिल्कुल दिया था, कमेंट दिया था। और पता चलता है कि नहीं, हाँ क्वेश्चन जो हम देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ाई में रुचि लगती है, पढ़ाई में जो क्वेश्चन हम देते हैं उसका कमेंट भी आप करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोगों के अंदर कुछ है, तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।